बहुत धन्यवाद अपूर्वा आपका। तो आपने जैसा कि अपूर्वा ने बताया, हेल्थ सेक्टर को लेकर बात भी होगी, एजुकेशन सेक्टर को लेकर बात भी करेंगे। शिल्पी अरोड़ा जी और डॉक्टर पारुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले शिल्पी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ, प्लीज माइक ले लीजिए। देखिए, एजुकेशन सेक्टर को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये छात्रों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छात्रों को अगर बेहतर शिक्षा मिलेगी तो बेहतर विकास भी प्रदेश का होगा, जिले का होगा, और आने वाले वक्त में कैसे हम और एजुकेशन सेक्टर के लिए काम कर सकते हैं, ये शिल्पी जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शिल्पी जी, आपका जो स्कूल है बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल, किस तरह से योगदान दे रहा है एजुकेशन सेक्टर में बच्चों की पढ़ाई को लेकर? नए इनोवेशन आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? पहला रिएक्शन आपका। पहले तो मैं सभी को यहाँ पे नमस्कार करती हूँ और इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देती हूँ कि आज इस मंच के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जो है शिक्षा। देखिए, अगर हमें समाज को बेहतर बनाना है तो हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि एक बेहतर समाज के लिए हर व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। अब जैसे कि आपने बात करी कि बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल कैसे नई तकनीकों को एक माध्यम बनाकर शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। आपने एनईपी 2020 के बारे में सुना होगा, नई शिक्षा नीति। इसमें खाली हम किताबों तक लिमिटेड नहीं है, हम नई नई तकनीकों को अपनी शिक्षा में ला रहे हैं जिससे हर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो यही हमारी एक पॉलिसी है एनईपी 2020। ठीक है डॉक्टर पारुल, चूंकि हेल्थ सेक्टर एक अहम सेक्टर है और इसमें हम ये भी समझते हैं कि जो मूलभूत जरूरतें हेल्थ सेक्टर को लेकर हैं वो हाथरस के अंदर हैं या नहीं है, लोगों को सुविधाएं कितनी मिल पा रही हैं? आप गणपति अस्पताल से हैं, गायनो हैं, तो किस तरह से सुविधाएं आप दे पा रहे हैं हाथरस के लोगों को? पहले तो मेरा सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीम का जिसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और एक सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया भैया जी ने और मेरे द्वारा सारी चीज़ों के लिए सुविधाओं का जो भी हमारे समाज में, हमारे हाथरस के छोटे से एक क्षेत्र में लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मैं बताने का थोड़ा अपने से सहयोग करूँगी कि सारी चीज़ मैं थोड़ा वो सबके सहयोग से कंप्लीट हो पाएँ, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बाकी का जैसे कि आपने बताया कि हॉस्पिटलों की जैसे सुविधाएं हैं, सरकार ने सुविधाओं के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, मगर पूर्ण रूप से बोला जाए तो हमारे समाज में ऐसे वंचित लोग हैं जिनको शायद इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी एक छोटा सा ही मेरा सेंटर है, ज़्यादा नहीं हूँ मैं, मगर मेरा एक पहल है कि मैं गरीब उन लोगों तक अपना ट्रीटमेंट पहुँचा पाऊँ या अपना उपचार पहुँचा पाऊँ जो वास्तविकता इसके रूप के लायक हैं। ये बड़ी बात आप कर रही हैं, क्योंकि अक्सर सरकारी अस्पताल से जब सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती है तो प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं। प्राइवेट अस्पताल अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझे तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि धरती का भगवान डॉक्टर्स को कहते हैं। शिल्पी जी, अक्सर प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि फीस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर एजुकेशन सेक्टर में अगर सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं जा पा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में वो क्यों आए, कैसे आए? आपका स्कूल इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, इसके लिए एक संविधान है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 साल के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। और ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये संविधान है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग 25% एडमिशन्स मिलते हैं, जिसमें वो आम बच्चों के साथ पढ़कर जो प्राइवेट स्कूल्स और बच्चों को सुविधाएं देता है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका जो एजुकेशन का स्तर है, जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो बेहतर हो सके। अच्छा, आपको लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में हाथरस के लिए कुछ और सरकार को करने की जरूरत है, ऐसा कुछ आपने? ऐसा तो देखिए, आपने अभी सरकारी स्कूलों की हालत तो देखी है। अगर सरकार और कुछ भी करेगी तो सरकारी स्कूलों को सबसे पहले उसे बेहतर बनाना है। पिछले कुछ सालों में कई बार जिक्र होता है जब राजनीति की बात होती है कि बदलाव कितना आया एजुकेशन सेक्टर में, हाथरस को लेकर कम से कम बदलाव को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, बदलाव धीरे धीरे आता है, खाली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, हर प्रतिनिधि, हर व्यक्ति को बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलिए कि सरकार ही सब कुछ कर सकती है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। पारुल जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है लगातार। कल देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप सभी को शुभकामनाएं भी मिली होंगी, हमारी तरफ से भी हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर में महिलाओं के सामने चुनौतियों को आप कैसे देखती हैं? आप भी एक महिला हैं, चुनौतियां कितनी ज़्यादा हैं? और चूंकि हेल्थ सेक्टर में जब हम जाते हैं तो हम ये भी सेलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, हम हेल्थ सेक्टर में क्या कर सकते हैं, तो महिलाओं को संदेश क्या आप देना चाहेंगे? मेरा महिलाओं को यही संदेश है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने हो तो कभी भी उसको बड़ा ना समझें, अपनी परिस्थिति को बड़ा ना समझते हुए संघर्ष करें उसका। ऐसा नहीं है कि निस्तारण नहीं होता है किसी भी परेशानी का,
और हम भी एक महिला हैं, हमने भी संघर्ष किया है और यहाँ तक सारी चीज़ों के लिए उस महिलाओं के लिए मैसेज छोड़ते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति और कोई भी मजबूरी हमारी संघर्ष से बड़ी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि आप एक महिला हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हाथरस में डेवलपमेंट कितना आपने इसको लेकर देखा है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो देखो अपना जो भी हर घर का जो भी समाज का नजरिया है सबको चेंज होना पड़ेगा। और जो जैसे कि भ्रूण हत्या वगैरह है या और भी दहेज का आपने सुना है, वो सारी चीज़ों के लिए हर घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़कियों के प्रति अभी शायद मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव थिंक रखता है, उनके बाकी की पाबंदियों को लेकर के जिस तरीके से रहना चाहिए। और फिर बहुत सारी ऐसे अभी सरकार ने बहुत पहल की है इस टॉपिक पे भी, मगर जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वास्तविकता कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि नहीं दूसरे की बेटी हमारी बेटी, मगर दिल से अपनाना बहुत बड़ी चीज़ है, वो लोग नहीं अपनाते सारी चीजें। मैं मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बात करूंगा। मेडिकल कॉलेज की भी मांग लगातार हाथरस के लोग करते आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जरूरत है और आने वाले वक्त में कम से कम अगर इस सेक्टर में हमें आगे बढ़ना है, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को मेडिकल लाइन में आगे बढ़ाना है, तो वो होनी चाहिए? हाँ, बच्चों को लेके हम लोगों को सोचना चाहिए कि सारी चीज़ों को जो एजुकेशन उन्हें मिल रहा है तो परफेक्ट सारी चीज़ों के लिए, और एजुकेशन तो मस्ट बेटर है ही है, बट उनका जो भी एक संस्कार देना चाहिए, जो हमें एक इंसानियत का नाता होना चाहिए, जो उनको बच्चों को सिखाना चाहिए, वास्तविक शिक्षा जो होती है उनको वो भी दिलानी चाहिए, उनको वो माहौल क्रिएट किया जाना चाहिए, वो परिस्थिति को समझ पाएं। शिल्पी जी, महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है और छात्राओं की शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया और उस अभियान को साकार करने के लिए लगातार सरकारें काम भी कर रही हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटियों की पढ़ाई को लेकर हाथरस में आप चूंकि सुरक्षा और बेटियों की पढ़ाई आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि हर व्यक्ति, आप एक महिला की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो समाज का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक आखिरी संदेश में चाहूंगा हाथरस की बेटियों के लिए, हाथरस की छात्राओं के लिए, क्या आप देंगे? मेरी तरफ से बस यही कामना है उन बच्चों के लिए कि जो गरीब परिवार से और जो बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं उनको पढ़ाएं, सारी चीज़ों को। उन बेटियों के लिए भी मेरे लिए यही उद्देश्य है, यही उनके लिए शुभकामनाएं कि वो भी मन लगा के पढ़ें और इस हाथरस की बेटियों का जो भी है उनका उद्देश्य है वो पाएँ, तो उनका जो गरीब बेटियों को मैसेज पहुँचे, उनके पिताओं को मैसेज पहुँचे, जो घर से उनको पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए उनकी कामनाएँ अच्छी हों बस। एक मैसेज मैं और देना चाहूंगी हाथरस की बेटियों के लिए। देखिए, हाथरस की बेटी हो या भारत की बेटी हो, बेटियां हमारी हैं। अगर हम अपने बेटों को ये सिखा दें कि बेटियों की आपको इज्जत करनी है, आपकी बहन है वो, आपकी माँ है वो, तो शायद जो बेटियों पे अत्याचार होता आ रहा है, जो आज वो खुलेआम सड़क पे नहीं घूम सकती, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बेटे की शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले हम अपने बेटों को शिक्षित करें कि आपको हर किसी को इज्जत से देखना है। दूसरी बात, आजकल आपने BLS इंटरनेशनल स्कूल के बारे में पूछा था कि उसने क्या पहल करी है, तो आज हम एक सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, जो हम अपनी स्कूल की छात्राओं को भी सिखा रहे हैं। ताइक्वांडो, सेल्फ डिफेंस, कराटे, कि कैसे आपको जब आपके सामने एक मुश्किल की घड़ी आ पड़े तो कैसे आपको उसका सामना करना है, कैसे आपको अपने आप को बचाना है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि हर घर की बेटी पढ़े, लेकिन सबसे पहले हमें अपने घर के बेटों को शिक्षा देनी है कि हर बेटी की इज्जत करें। धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी लाइन आपने कही है और मैं आखिर में चलते चलते सेशन में 2 लाइन जरूर कहूंगा। कहते हैं कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और बेहतर शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। 2 अहम सेक्टर एजुकेशन और हेल्थ जिस पर हमने इस सत्र में बात की है, और हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में किस तरह से इन दोनों सेक्टर्स को लेकर काम हो रहा है, इस पर भी आगे विचार मंथन करते रहें। और इन दोनों को लेकर शासन प्रशासन से भी उम्मीद हाथरस की जनता कम से कम कर रही है कि दोनों सेक्टर्स के लिए काम हो। अपूर्वा, ओवर टू यू।